हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में स्वागत है। और मेरा नाम आशीष गुप्ता है और हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बच्चों थ्री फेस के बारे में पढ़ेंगे कि कोई आपके थ्री फेस की मशीन है, इसमें आप किन फार्मूलों से किलोवाट, केवीएआर एंड केवीए और एंड करंट आप निकाल सकते हैं और जिससे आप पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पावर फैक्टर बेसिकली जो होता है वो आपका एक्टिव पावर, पैसिव पावर और अपरेंट पावर के ऊपर डिपेंड है। यदि कोई आपकी मशीन है और आपने इन तीनों फंक्शंस को यदि डिटरमाइन कर लिया तो आप आराम से पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। राइट, तो कल हमने बच्चों सिंगल फेज के बारे में डिस्कस किया था कि जब आपके सिंगल फेज की मशीन है तो हम किन फार्मूलों का यूज करके हम ये सारे के सारे कंपोनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इन सारे के सारे फार्मूले के द्वारा हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। बट आज हम थ्री फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और थ्री फेज में हम पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि इसमें आप कैसे एक्टिव पावर, पैसिव पावर और अपरेंट पावर को डिटरमाइन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, आपका जो बेसिकली टॉपिक है, आपका टॉपिक में फिर से एक क्वेश्चन आपका ये आता है पेपर में कि कैलकुलेशंस फॉर केवीए, किलोवाट करंट एंड केवीएआर, राइट, फॉर इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड टू इम्प्लीमेंट अ पावर फैक्टर। कि जब आपका कोई सिस्टम थ्री फेज का दिया हुआ है, इसमें आप किस तरह से केवीए और किलोवाट एंड केवीएआर की वैल्यू निकाल सकते हैं विद करंट। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट आप करोगे तो करंट आपकी लेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि करंट आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। आपका क्वेश्चन है भाई बच्चों, ये थ्री फेज की मशीन है, राइट। और थ्री फेज की मशीन में आपका क्या है, थ्री फेज मोटर है। थ्री फेज की मोटर है, इसमें आपने वोल्टेज 400 वोल्ट लिया है। पावर फैक्टर आपका जो पहले क्वेश्चन में था 0.75, वही हमने पावर फैक्टर लिया है। और जो पावर थी 5 HP, वही आपकी 5 HP थ्री फेज में ली है। बच्चों, आप एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि वोल्टेज एंड करंट डिफरेंट हो सकते हैं बट पावर फिक्स होती है। इट मीन्स यदि आप 5 HP की मोटर आप लेते हो थ्री फेस में या सिंगल फेस में, तो वोल्टेज और करंट तो आपका डिफरेंट होंगे बट पावर आपकी फिक्स रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्योंकि पावर क्यों फिक्स रहती है, क्योंकि पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई होता है, P इक्वल टू वी आई, राइट। P इक्वल टू वी आई की वजह से आप आराम से पावर को फिक्स कर सकते हो। तो सिंगल फेस या थ्री फेस में आप 5 HP की मोटर भी यूज कर सकते हो, 10 HP की मोटर भी यूज कर सकते हो, बट वो उसकी करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होगा। सही। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जो आपका 0.75 पावर फैक्टर है, यहाँ पे आप 0 से लेके 1 के बीच में कोई सा पावर फैक्टर ले सकते हैं। मिनिमम आपका 0 पावर फैक्टर होगा और मैक्सिमम आपका 1 पावर फैक्टर होगा। 0 पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक्टिव पावर है ही नहीं, आप उस मशीन को यूज ही नहीं कर सकते। अनयूजफुल पावर सबसे ज्यादा है उसके अंदर में, पैसिव पावर क्रिएट सबसे ज्यादा हो रही है। तो 0 पावर फैक्टर किसी का होता नहीं है, सही। और 1 यूनिट पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्टिव पावर सबसे हाईएस्ट है, पैसिव पावर आपकी नहीं है, सही। तो ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं वो फॉलो नहीं होती हैं इन प्रैक्टिकल कंडीशन में। तब भी आपको यदि कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ देखना है कि पावर फैक्टर से क्या क्या नुकसान है, कि पावर फैक्टर जब आपका बहुत लेस होता है तो क्या नुकसान है ना, और जब पावर फैक्टर आपका हाई होता है तो क्या फायदे हैं, तो वो सब आपको बच्चों पता चल जाएगा। तो बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया है वैसे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और पावर फैक्टर की वैल्यू उसके अंदर रखते रहिए। तो आप पावर फैक्टर की जगह 0.75 जो पावर फैक्टर है उसकी जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0.8, 0.9 सो ऑन। एंड 5 HP की मोटर की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, किलोवाट, मेगावाट, 5 HP, 10 HP, 10 किलोवाट, 10 मेगावाट, बट फॉर्मूला आपका यही लगेगा। सही है बच्चों। तो अब यहाँ पे आपको थ्री फेज की मशीन गिवन है और आपका यहाँ पे वोल्टेज, पावर फैक्टर एंड पावर मशीन की 5 HP पावर गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि मशीन की एक्टिव पावर आप कैसे निकालोगे। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, डिटरमाइन आ किलोवाट एक्टिव पावर, कि मशीन की एक्टिव पावर कैसे निकालोगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले फॉर्मूला देखेंगे। पहले फॉर्मूला आपका क्या होता है, क्योंकि आपकी मशीन एचपी में है, सही।
राइट, एचपी में है तो आपको इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों बच्चों किलोवाट में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपकी पैसिव पावर और अपरेंट पावर आपकी केवीए एंड केवीएआर में होती है। मतलब पैसिव पावर आपकी किस में है? केवीएआर, एंड अपरेंट पावर किस में है? किलो किलो केवीए, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन की यूनिट को सेम नहीं करोगे आपका क्वेश्चन सही नहीं आएगा। सही है, तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? सबकी यूनिट सेम करना, राइट। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि जब आप एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो किलोवाट इक्वल्स टू एचपी क्रॉस 746 अपॉन 1000 इस फॉर्मूले का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने करा कि एचपी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो आपने 5 एचपी की मोटर है तो एचपी की जगह आपने 5 रख दिया। 5 क्रॉस 746 अपॉन 1000। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टोटल आपकी 5 एचपी की मोटर किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी। और कितने किलोवाट में कन्वर्ट होगी? 3.7। आप यहाँ पे 5 एचपी की जगह 10, 12, 15 कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी। 5 की जगह पर यहाँ पर 10, 15 कुछ भी रख सकते हैं आप। सही है, तो 5 एचपी की मोटर को आपने किलोवाट में कन्वर्ट करा तो कितना आंसर आ गया बच्चों आपका? 3.7 किलोवाट। अब क्या है बच्चों, हमने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि सडनली क्या पता हमें कभी भी इसकी नीड हो सकती है ना। क्योंकि जब करंट निकालते हो आप तो वहां पे क्या होते हैं, पावर को वाट में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे करंट की यूनिट एम्पियर होती है, राइट। यदि आप किलो वाट आप लेते हो वहां पे पावर तो आपको मिली एम्पियर में करंट को निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे अच्छा सिस्टम क्या कर रखा है बच्चों, हमने यहाँ पे सिस्टम ये कर रखा है कि हमने किलो वाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया। और जब किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3.7 क्रॉस 1000। तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी आपकी? 3700 वाट। सही, तो हमारे पास तीनों टाइप की मोटर है। पहली 5 एचपी, सेकंड 5 एचपी को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया? 3.7। और थर्ड हमने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया बच्चों? 3700 वाट। ये क्लियर है? तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि हमने किलोवाट की वैल्यू को हमने डिटरमाइन करा, हमने मीन्स एक्टिव पावर को डिटरमाइन करा। अब सेकंड ऑप्शन आपका आता है, सेकंड है आपका बच्चों डिटरमाइन केवीए, हमें अपरेंट पावर निकालनी है। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन गिवन है। पहला आपको एक्टिव पावर गिवन है जो हमारे 3.7 किलोवाट आ गई, और आपका पावर फैक्टर गिवन है 0.75। तो जब आप यहाँ पे 0.75 की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 8, 9, 10, 1, 9, 1, 10 तो होता नहीं है, 9 के बाद 1 होता है, 0.9, 0.98। तो आप 0.75 की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को बढ़ाओगे आपकी केवीए की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, केवीए की वैल्यू डाउन होती जाएगी, राइट। और एक्टिव पावर आपकी बढ़ेगी। वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सिंगल फेज की मशीन में मैंने आपको समझा दिया है, राइट। तो हम इसके आगे देखेंगे बच्चों कि सिंगल आपका जो फॉर्मूला है आपका, ये मैंने आपको बता दिया था कि बेस आपका एक्टिव पावर होती है, परपेंडिकुलर आपका क्यू अपरेंट पावर पैसिव पावर होती है, और इन दोनों का सम आपका अपरेंट पावर होता है, राइट। तो ये तो जब हम आपका कॉस्ट ये थीटा है, यहाँ पर आपका थीटा है जो अपरेंट पावर और एक्टिव पावर के बीच का एंगल है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें अपरेंट पावर निकालनी है। तो अपरेंट पावर के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया cos थीटा इक्वल टू पी अपॉन एस, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कैसे लिखा है। तो यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो इससे पहले की वीडियो आप देखिएगा। मैं अपने जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो पहले वाले वीडियो के लिंक इसके अंदर डाल दूंगा मैं, तो आप उस लिंक को ओपन करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू पी अपॉन एस कैसे आया, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने बच्चों एस की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें अपरेंट पावर निकालनी है, एस अपरेंट पावर केवी में निकालनी है। तो एस इक्वल टू पी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, जब आप कैसे मल्टीप्लाई में है, क्योंकि जब आपको एस की पावर निकालनी है तो एस इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पी हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पे आप एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? पी अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। आपने वैल्यू रखी तो ये भी मैंने वैल्यू आपको फॉर्मूला दे चुका हूँ, केवीए इक्वल टू किलोवाट अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि अपरेंट पावर की जो यूनिट होती है वो केवीए होती है और एक्टिव पावर की यूनिट होती है किलोवाट। सही, तो हम ये दोनों फॉर्मूले बच्चों सेम है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना।
बट मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसलिए इसलिए ये फॉर्मूला लिख रखा है जिससे आपको पता चल जाए कि केवीए इक्वल टू किलोवाट अपन कॉस थीटा, राइट। अब हम बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके आप देखोगे कि किलोवाट की वैल्यू कितनी है 3.7 किलोवाट, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.75। तो टोटल आपका कितना केवी आ जाएगा 4.9 केवी आ जाएगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे सपोज आपको निकालना वीए, आपको यदि यहाँ पे वीए निकालना होता, मान लीजिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, यदि आपको यहाँ पे वीए निकालना होता तो यहाँ पे किलोवाट की जगह आप क्या रखते, वाट की वैल्यू रखते। कितनी थी वाट की वैल्यू 3700 पॉइंट 0.75 डिवाइड में, ये वैल्यू तो आपकी इसकी वैल्यू किस में आती, वीए में आती, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना यूनिट यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे यूनिट है केवीए, तो यहाँ पे आप किलो वाट ही लेते हो, नॉट वाट, राइट। यदि आप वीए निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको वाट में लेना पड़ेगा, सही, इसलिए हमने किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करा। अब ये आपका बच्चों पता चल गया, आपका केवीए की वैल्यू कितनी आ गई, अपरेंट पावर आपकी आ गई 4.9 केवीए थ्री फेज सिस्टम में, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों करंट निकालने के लिए, है ना। नेक्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे कि थर्ड स्टेप है आपका टू डिटरमाइन अ करंट। अब हम बच्चों करंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका थ्री फेज सिस्टम में करंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू रूट थ्री वी आई कॉस थीटा। क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि आपको एक्टिव पावर भी गिवन है, V वोल्टेज गिवन है 400 और कॉस थीटा आपको गिवन है 0.75। अब जब आप यहाँ पे I की वैल्यू निकालोगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P अपॉन रूट थ्री वी कॉस थीटा, सही है, ये वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप I को सेपरेट करोगे तो रूट थ्री वी कॉस थीटा P के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, सही, डिवाइड में आ जाएगा, जिसकी वजह से टोटल फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू कितनी थी आपकी, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे किलोवाट में नहीं रखा है, आप ये ध्यान रखना आपकी पावर यहाँ पे किलोवाट में, आपकी पावर कितनी है, एक्टिव पावर कितनी है 5 HP, राइट, 5 HP है, 5 HP को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया 3.7 किलोवाट, इसके बाद हमने वाट में कन्वर्ट करा 3700 वाट, सही। तो हमने यहाँ पे वाट में वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू एम्पेयर में आती है, यदि आप यहाँ पे किलोवाट लेते हैं तो यहाँ पे मिली एम्पियर में आती है वैल्यू इसकी, सही है। ये चीज का बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है, 400 किलो वोल्ट नहीं है। यदि यहाँ पे 400 किलो वोल्ट होता है तो यहाँ पे आप किलो वाट लेते, बट यहाँ पे वोल्ट है तो आपको किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करा और टोटल वैल्यू आपकी आ गई 3700 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 0.75। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टोटल करंट फ्लो हो जाएगी 7.1। तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि जब आप सिंगल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा सिंगल फेज की मशीन थी तो इसके अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही थी, जब आपने सेम पावर की 5 एचपी की मोटर ली है तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही थी 21.7 एम्पियर, सही है। जब आपने इसे थ्री फेज में कन्वर्ट करा तो करंट की वैल्यू आ गई 7.1। तो आप इससे खुद समझ सकते हो कि हम थ्री फेज सिस्टम का क्यों यूज करते हैं। थ्री फेज सिस्टम का हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि थ्री फेज सिस्टम के अंदर करंट को आप आराम से मेंटेन कर सकते हो, और सिंगल फेज के अंदर करंट बहुत ज्यादा हाई जा रही है, तो ये आप खुद देख लेना। हमने सेम पावर की मोटर ली है, हमने सिंगल फेज में भी 5 एचपी की मोटर ली थी और थ्री फेज में भी हमने 5 एचपी की मोटर ली थी। जब आपने कैलकुलेशन करके देखा तो दोनों की करंट जब हमने निकाली थी तो सिंगल फेज में जो करंट की वैल्यू आ रही है, सिंगल फेज में जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी 21.7 एम्पियर, और थ्री फेज में करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी 7.1 एम्पियर, राइट। तो इससे आपको ये पता चला कि थ्री फेज का सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है, मतलब सिंगल फेज का सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ सिंगल फेज का सिस्टम कॉम्प्लेक्स है बट थ्री फेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब ये सिस्टम को कॉम्प्लेक्स होने से बचाता है, राइट। तो ये समझ में आ गया कि जितनी जितनी कम करंट होगी उतना पावर फैक्टर आपका अच्छा होगा, है ना, और करंट के ज्यादा होने से लॉसेज ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, सही। तो इसलिए आपका थ्री फेज सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। अब बच्चों हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे नंबर 4th स्टेप आपका होगा कि डिटरमाइन आ के वी ए आर। अब आपको अपरेंट पावर निकालनी है बच्चों यहाँ पे, सही। आपको तीन पावर पता चल गई, पहला आपको तीन स्टेप पता चल गए, हमने किलोवाट भी निकाल लिया, के वी ए अपरेंट पावर भी निकाल ली, नंबर सेकंड नंबर थर्ड करंट निकाल ली। पहला हमने क्या निकाला था बच्चों, किलोवाट एक्टिव पावर,
सेकंड हमने क्या निकाला था, केवीए अपरेंट पावर, और नंबर थर्ड हमने करंट डिटरमाइन कर ली थी। अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं केवीएआर, राइट, पैसिव पावर। तो पैसिव पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपको बता चुका हूँ क्योंकि पहले डायग्राम में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे पी, सही, जिसकी यूनिट होती है किलोवाट, यहाँ पे क्यू लिखा था जिसकी यूनिट होती है केवीएआर, और यहाँ पे एस लिखा था जिसकी यूनिट होती है केवीए। तो बात एक ही है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, थीटा आपका एंगल है, राइट, सही। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, केवीए का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला देखना, केवीए का स्क्वायर इक्वल टू किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया, पाइथागोरस लॉ के द्वारा। जब पाइथागोरस फिर में पढ़ोगे तो हमने उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया। अब बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना है केवीएआर। केवीएआर क्या हो जाएगा, केवीएआर का स्क्वायर इक्वल टू केवीए इसका स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर। मीन्स आपको इसे सेपरेट करना है, केवीएआर को सेपरेट करना है, तो किलोवाट यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, सही। तो ये माइनस में चला गया, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका केवीएआर इक्वल टू रूट में केवीए का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर। ये समझ में आ गया, क्योंकि जब आप केवीए को सेपरेट करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, केवीएआर का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू केवीए का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, किलोवाट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बट यहाँ पे आपको केवीए निकालना है, केवीए निकालना है तो इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे रूट लगा दोगे, सही है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो रूट के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपरेंट पावर और एक्टिव पावर की वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो अपरेंट पावर है उसकी वैल्यू कितनी थी, 4.9, सही है, 4.9 का स्क्वायर लगा हुआ है, और किलोवाट की वैल्यू कितनी है, 3.7, तो 3.7 हमने रख दी। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 3.2 केवीएआर। इसका मतलब क्या है कि 3 फेज की मशीन में और सिंगल फेज की मशीन में दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। मैंने बताया था बच्चों, वोल्टेज और करंट डिफरेंट होगा सिंगल और 3 फेज की मशीन में, बट पावर आपकी फिक्स रहती है, ये चीज का ध्यान रखना। जब आप एक इक्वल टाइप की मशीन लेते हो जिसकी रेटिंग इक्वल है, जब आप सिंगल फेज की मशीन में भी 5 एचपी की मोटर लेते हो और 3 फेज की मशीन में भी आप 5 एचपी की मोटर लेते हो, तो करंट और वोल्टेज तो डिफरेंट होंगे बट आपकी पावर फिक्स रहेगी। तो आप देखना, सिंगल फेज की मशीन में भी आपकी 3.2 केवीआर आया था और 3 फेज की मशीन में भी आपका 3.2 केवीआर आया था। तो बच्चों फायदा क्या है, फायदा यह है कि सिंगल फेज की मशीन में आपकी करंट बहुत ज्यादा हाई गई थी, बट 3 फेज की मशीन में करंट आपकी लो गई है। कि जब आप सेम पावर की मशीन को सिंगल फेज की मशीन में चलाओगे या 3 फेज की मशीन में चलाओगे, तो 3 फेज की मशीन की सप्लाई से वो ज्यादा अच्छी चलेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर करंट कम है, राइट, सेम पावर फैक्टर पे करंट कम है, तो जिससे आपके लॉसेस बहुत कम क्रिएट होंगे, सही। तो अब आपको क्या पता चला बच्चों, यहाँ पे अब मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू को डिफरेंट करके देखना। मैंने यहाँ पे लिखा था 0.7, बट यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हैं, 8.5 भी लिख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को बढ़ाओगे तो केवीए आपका हल्का होगा, मतलब नीचे डाउन हो जाएगा, केवीए आपका डाउन हो जाएगा, राइट। जब केवीए डाउन होगा तो इसका क्या सेंस है कि केवीए माइनस किलोवाट, इन दोनों का डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा केवीएआर कम होगा। तो केवीआर क्या है, केवीएआर जो पैसिव पावर होती है वो केवीए और किलोवाट का डिफरेंस होता है। जब आप पावर फैक्टर को इंक्रीमेंट करते हो, पावर फैक्टर को अच्छा करते हो, सही है, 0.75 से ज्यादा पावर फैक्टर करोगे, 8, 0.9, तो हमेशा आप देखना केवीए की वैल्यू हमेशा कम आएगी। इसमें कितनी आई थी, 4.9, जैसे आप 8 करोगे तो 4.9 से कम आएगी, जिससे क्या होगा, लेकिन आपकी एक्टिव पावर फिक्स रहेगी, एक्टिव पावर में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपके 3.7 ही रहेगी, बट आपकी केवीए में चेंज आएगा। जब केवीए में चेंज आएगा 4.9 से कम होगी, तो जब आप 3.7 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक केवीआर आपका डाउन हो जाएगा, सही। इसका मतलब क्या है कि जो पावर फैक्टर की वजह से जब आप पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते हो, तो आपकी अपरेंट पावर और पैसिव पावर दोनों में चेंज होती है। जितना अच्छा पावर फैक्टर करोगे उतना अच्छा मशीन काम करेगी, सही, क्योंकि इससे आप पैसिव पावर को कम कर रहे हो। अब बच्चों यहाँ देखना, यहाँ पर पैसिव पावर 3.2 केवीएआर है ना, तो ये जो है पैसिव पावर ये बहुत ज्यादा हाई है, जो सिस्टम को डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा सकती है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी।
तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम पावर फैक्टर को ऐसा इम्प्रूव करें कि 3.2 से लेस पैसिव पावर क्रिएट हो। सही, तो अब हम वो देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन बच्चों क्या कहता है कि जब आपने 3 फेज सिस्टम यूज करा तो 3 फेज सिस्टम में कितनी पैसिव पावर क्रिएट हुई? 3.2 kVAR, राइट। 3 फेज में, एक कंबाइंड 3 फेज में आपको 3.2 kVAR जनरेट हुई। और जब आप इसे सिंगल फेज में कन्वर्ट करोगे, सिंगल फेज में पर फेज, तो मैंने बताया था कि जब आप 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करोगे तो 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका पर फेज कितना हो जाएगा बच्चों? 1.1 kVAR। मीन्स आपको यहाँ पे 1.1 kVAR का लोड पर फेज पर लेना पड़ेगा। सही है, वो मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कौन सा डायग्राम हमने यूज करा है। अब बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम देखना, ये आपका 3 फेज को, क्या आपका 3 फेज के 2 सिस्टम होते हैं, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। हम स्टार का बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि स्टार क्या होता है कि स्टार आपका काफी ज्यादा कॉस्टली होता है और इसमें करंट को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट डेल्टा आपका एक बंद पाथ है और ये थोड़ा सस्ता होता है और इसमें करंट को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि करंट की एक ये रिक्वायरमेंट रहती है कि करंट हमेशा बंद पाथ में बहे। जितना अच्छा बंद पाथ होगा करंट आपको उतनी अच्छी बहेगी। बट नहीं, सिंगल सिंगल फेज में जो आप यूज करते हो, जब आप स्टार कनेक्शन यूज करते हो तो उसके अंदर एन होता है। एन कैसा है? जैसे ये आपका एक फेज, दो फेज, तीन फेज, यहाँ पे एन है, ये आप एन का यूज करते हो, है ना, आई थिंक। तो ये ग्राउंडिंग, तो आई थिंक जिसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल, है ना, जब आप फेस और न्यूट्रल को जोड़ोगे तो ये दोनों आप आराम से बंद पाथ का निर्माण करती हैं, ये दोनों आराम से बंद पाथ का यूज करती हैं। जब आप एक फेस को और एन को एक सिंगल तार से जोड़ते हो तो ये आपका सिंगल एक क्लोज पाथ होता है ना। बट क्या है कि ये थोड़ा महंगा बैठता है, इसलिए हम इस चीज को कम यूज करते हैं। 3 फेस में हम डेल्टा का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि डेल्टा थोड़ा आपका सस्ता है। सही है। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करा कि जब आपने सिंगल फेस की 3 फेस की कंबाइंड यूनिट यूज करी तो आपका यहाँ पे पावर जनरेट हुई 3.2 kVAR। जब आप इसे पर फेस में यूज करोगे तो पर फेस में कितना लोड आपको लेना पड़ेगा? 3.2 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 1.1। मीन्स एक फेस में 1.1 kVAR, सेकेंड फेस में 1.1 kVAR, थर्ड फेस में 1.1 kVAR, जिससे आपका 3 फेस में इंडक्टिव लोड को मेंटेन करना बहुत इजी है। सिंगल फेस में सेम पावर रेटिंग की मशीन्स में फेस केवीआर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सिंगल फेस में जब हमने सिंगल फेस की मशीन ली थी तो कितना केवीआर आ रहा था? 3.2 केवीआर आ रहा था। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चों, इतना आप सिंगल फेस में मेंटेन नहीं कर सकते। बट जब आप 3 फेस में इसका यूज करोगे तो जब आप हर फेस में, हर लाइन पे आप इंडक्टिव लोड लगाओगे तो यहाँ पे आपको 1.1 लगाना पड़ेगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ पे देखना कि दी केवीआर रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज लेस देन 3.2 केवीआर। अब बच्चों ये चीज समझ में आ गई कि जब आप कैपेसिटेंस और इंडक्टिव लोड, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू केवीआर में होती है ना, जब आप इसकी वैल्यू आपकी ये 3.2 kVAR किसकी वैल्यू आई है? इंडक्टिव लोड की आई है 3.2 kVAR, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमें लेस 3.2 kVAR से लेस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज आपका इंडक्टिव लोड की kVAR वैल्यू और कैपेसिटेंस की kVAR वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इससे आपका कंपनसेशन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवर कंपनसेशन। जब आपका इंडक्टिव लोड की kVAR वैल्यू और कैपेसिटर लोड की केवीआर वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं तो इन दोनों की वजह से आपका ओवर कंपनसेशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जब लोड आपका कम होता है या लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है तो ओवर वोल्टेज क्रिएट हो जाता है और सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है, जिससे आपकी मशीन डैमेज हो सकती है। तो इस चीज को कम करने के लिए हमने क्या करा? हमने ये करा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमने 3.2 से कम रख दिया, जिससे आपका ओवर वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि जब 100% एक्टिव पावर क्रिएट होगी तो उसमें ओवर वोल्टेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके मतलब क्या है कि पैसिव पावर थोड़ी ना थोड़ी पैसिव पावर क्रिएट होनी चाहिए, बट पैसिव पावर इतनी क्रिएट होनी चाहिए कि वो एक्टिव पावर से बहुत ज्यादा कम हो। जैसे आप 100% पावर दे रहे हो किसी मशीन में तो 95% आपकी एक्टिव पावर हो और 2 से 5% तक आपकी पैसिव पावर हो तो सिस्टम आपका बहुत अच्छा होगा। सही है। तो हमेशा देखना कि इसके अंदर क्या लिखा है, द केवीआर रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज लेस देन 3.2 केवीआर। ये समझ में आ गया इन 3 फेज। बट सिंगल फेज द केवीए रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज लेस देन
1.1 kVA। ये समझ में आ गए? सॉरी, यहाँ पे आर आएगा बच्चों, यहाँ पे आर आएगा, ये थोड़ी हो गया यहाँ पे kVAR। जब आप 3 फेज की एक कंबाइंड यूनिट में आपको 3.2 से लेस kVAR लगाना पड़ेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू को, और जब आप सिंगल लाइन में आप जब पर फेस में kVAR की वैल्यू लगाते हो तो वहां पे आपको 1.1 kVAR से लेस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 3 फेज के कंबाइंड यूनिट की वैल्यू कितनी है 3.2 kVAR, और पर फेज की वैल्यू कितनी है 1.1। तो आप ये मत सोचना कि 1.1 आप पर फेज में 1.1 लगाओगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका L है, इंडक्टिव लोड है, और हमेशा कैपेसिटिव की वैल्यू इंडक्टिव लोड से कम होनी चाहिए। सही है? तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। तो ये मेन आपका पॉइंट है, तो इसलिए ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि कभी भी आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंडक्टिव लोड के बराबर मत नहीं लेना, मतलब दोनों की केवीआर वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सही? तो अब बच्चों प्रिकॉशंस आते हैं। प्रिकॉशंस क्या कहता है कि ये मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सब बता दिया है। प्रिकॉशंस सिंगल फेस और 3 फेस के सेम टू सेम है। सही है? तो यहाँ पे प्रिकॉशन पहला क्या है कि दी केवीआर ऑफ द मोटर एंड कैपेसिटर रिक्वायर्ड इज नॉट फिक्स, इट चेंज विद लोड एंड आरपीएम बोथ। इसका सेंस क्या है कि आपका इंडक्टिव लोड कंटिन्यू चेंज होता रहता है, बिकॉज दिस इज द एसी फॉर्म है, तो एसी फॉर्म हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो जैसे ही एसी फॉर्म चेंज होगी तो इंडक्टिव लोड चेंज होगा। इंडक्टिव लोड चेंज होगा तो क्या होता है कि पावर फैक्टर भी चेंज होगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड आपका लैगिंग पावर फैक्टर देता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, क्योंकि पावर फैक्टर बेसिकली लोड और स्पीड पर डिपेंड करता है। आरपीएम मीन्स स्पीड, जिसकी वजह से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते। यदि आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो जब आपका इंडक्टिव लोड हाई चला जाएगा या लो चला जाएगा तो ये मशीन को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, मशीन को खराब कर सकता है। सही है? सही है? तो यदि आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आपको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होने पर ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स कर दिया या एक समान केवीआर का कैपेसिटेंस लगा दिया तो रिक्वायरमेंट के कम होने पर ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिससे मशीन्स आपकी डैमेज हो सकती है। इसलिए आपको एक ही समान का कैपेसिटेंस नहीं लगाना है इसके अंदर, मतलब इसी मारे हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का यूज करते हैं जो कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। सही है? ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम सेकंड वाला प्रिकॉशन देखते हैं कि सेकंड प्रिकॉशन क्या है। सेकंड प्रिकॉशन है कि ओवर कंपनसेशन विल जनरेट ओवर वोल्टेज, सो ऑलवेज यूज लिटिल लेस केवीएआर कैपेसिटर कैलकुलेटेड। सही है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। और नंबर थर्ड आपका प्रिकॉशन क्या है? नंबर थर्ड प्रिकॉशन है आपका कि इफ पावर फैक्टर इज नॉन, यदि आपका पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो आप फुल लोड पर पावर फैक्टर मीटर लगाकर पावर फैक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारा। सही? नंबर फोर्थ क्या है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर आप यूज करते हैं टू चेंजिंग आर कंटिन्यू इंडक्टिव लोड, जिससे आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव लोड। सही है? तो बच्चों यही आपके टॉपिक आपका 3 फेज का कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपका ये यहीं पे हम पावर फैक्टर के सिंगल फेज और 3 फेज के टॉपिक को फिनिश करते हैं, और आप आराम से क्वेश्चन करिएगा। और बच्चों मेरी यही है रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू को डिफरेंट करके देखिएगा, और जो आपका पावर रेटिंग है मैं पावर है 5 HP, इसकी भी वैल्यू को डिफरेंट करके देखिए, अलग अलग वैल्यू को रख के सॉल्व करिएगा, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि पावर फैक्टर के इंक्रीज होने से क्या क्या फायदा है। सही है बच्चों? चलो हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सब बच्चों अपना ध्यान रखना, सही से अपना आगे के क्वेश्चन करते रहना। चलो फिर बच्चों, है ना? ओके, बाय बाय। चलो ओके, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों में भेजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। चलो बच्चों, ओके बाय, ध्यान रखिएगा सब अपना।